हेलो प्यारे बच्चों, आप कैसे हैं? उठो जागो और शक्तिशाली बनो, विजयी बनो। इसी आशा और विश्वास के साथ, अभिलाषा के साथ आपका आज संस्कृत हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं डी लाल, लेक्चरर जीआरवी इंटर कॉलेज राठ हमीरपुर उत्तर प्रदेश से। आज हम आपको हिंदी कक्षा 12 जो अवशेष कल आपको पढ़ाया गया था हिंदी में, पांचवा पाठ है आपका शिक्षा का उद्देश्य है। इसके लेखक हैं डॉक्टर शंपोड़ानंद जी। और डॉक्टर शंपोड़ानंद जी के इस शिक्षा का उद्देश्य नामक जो पाठ है, इस पाठ पर आधारित आपके ये 4 पार्ट इस पाठ के किए गए हैं। जिसमें पहले भाग में आप डॉक्टर शंपोड़ानंद जी का जीवन परिचय, उनकी साहित्यिक परिचय, उनकी रचनाएं और डॉक्टर शंपोड़ानंद जी की भाषा शैली की विशेषताएं आपने अध्ययन किया है विस्तार पूर्वक। इसके बाद आपने शिक्षा का उद्देश्य जो दूसरा वीडियो बनाया गया, दूसरा लेक्चर रहा, उस वीडियो के अंतर्गत शिक्षा का उद्देश्य पाठ को आपने विस्तार से पूरे को पढ़ा है और उसको संक्षेप में उसकी व्याख्या भी की गई है, बताया भी गया है उसके बारे में। इसके बाद आपने तीसरी वीडियो के अंतर्गत आपने शिक्षा के उद्देश्य पाठ पर आधारित कैसे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों को बताया गया था। और आपसे ये भी अपेक्षा की गई थी होमवर्क के रूप में कि आप पूरे पाठ को फिर से पढ़ करके आएंगे, वीडियो को देख करके आएंगे, क्योंकि कुछ प्रश्न अभी शेष रह गए हैं जो परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी हैं और ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। और पूरे के पूरे अंक पाने के लिए पूरे पाठ को जो प्रश्न आपको दिए जाते हैं, इन प्रश्नों को याद करना, इनकी अपने नोट तैयार करना बहुत ज़रूरी है। इन प्रश्नों को, उत्तर को कैसे लिखते हैं उसको समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आज की जो ये लेक्चर है, आपको जो वीडियो है, इसके अंतर्गत आपको हम ये बताने जा रहे हैं कि शिक्षा का उद्देश्य पाठ पर आधारित परीक्षा में कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं और उन प्रश्नों का उत्तर हम कैसे देते हैं। तो इस की तैयारी के लिए आपको पूरे मन के साथ, अपनी पूरी तैयारी के साथ कि आप अपने साथ में अपनी पुस्तक ले लें और पेंसिल ले लें, पेन ले लें और साथ में अपना नोटबुक ले लें और जो प्रश्न आपको ये बताए जा रहे हैं उनको नोट करें। अगर कहीं समझ में नहीं आता है, स्पष्ट नहीं हो पा रहा, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में उन प्रश्नों को तुरंत आप इंडिकेट कर लीजिएगा और वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें भेजेंगे, हम उसका उत्तर फिर से देंगे। और वीडियो के अंदर जो आपको कैसी वीडियो ये लग रही हैं, चूँकि हमारे द्वारा निरंतर ये लगभग आपका कक्षा 12 का हिंदी गद्य, ये कक्षा 11 के आपके कई वीडियो बन चुके हैं। पहला पाठ हो गया, दूसरा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा भारतवर्ष उन्नति पहला पाठ पढ़ा चुके हैं और दूसरा पाठ भी आपको महाकवि माघ का प्रभात वर्णन आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी पर आधारित, ये भी पूरा पाठ आपको पढ़ाया जा चुका है। बीच में जो आर्ट साइड के स्टूडेंट हैं, ये बाबू श्याम सुंदर दास जी द्वारा विरचित भारतीय साहित्य की विशेषताएं, उस पूरे पाठ पर आधारित भी वीडियो डाली गई हैं। और हमारे आर्ट साइड के स्टूडेंट ये तीसरे चैप्टर को भी अध्ययन करेंगे। उसके बाद चौथा चैप्टर जो आपको पढ़ाया गया, चौथा पाठ था, उस चतुर्थ पाठ के अंतर्गत जिसे सदा आचरण की सभ्यता कहा जाता है, उस आचरण की सभ्यता नामक निबंध डॉक्टर सरदार पूर्ण सिंह जी द्वारा विरचित है। और सरदार पूर्ण सिंह जी का पूरा जीवन परिचय, उनकी रचनाएं और उन्होंने कौन कौन सी रचनाएं की हैं, कौन कौन से निबंध लिखे हैं, इस पर प्रकाश डाला गया। इसी के साथ उनके आचरण की सभ्यता पाठ बहुत इम्पॉर्टेंट है, हम सभी के लिए बहुत ही उपकरणीय, मतलब उपयोगी है और उससे बहुत शिक्षा मिलती है आपको अपने आचरण को श्रेष्ठ बनाने के लिए। क्योंकि ये शिक्षा का तात्पर्य केवल पैसा कमाना तो ही, इसके साथ साथ आचरण का निर्माण करना है। आप अगर किस तरीके से ये आचरण जो होता है वो मंदिरों और हिमालय पर्वत से भी ज़्यादा उस पर स्थित वो कलश की भांति होता है, ये आचरण की तुलना उपमा वहाँ से दी गई है, इसकी महत्ता को प्रतिस्थापित किया गया है। इसलिए सभी चरित्रवान बने। समझ आया कि नहीं? अंग्रेजी में भी आप कभी कभी कहते हैं हाँ कि करेक्टर इज गॉन, एवरीथिंग इज गॉन। इसलिए आपको करेक्टर, आपको चरित्र का निर्माण कैसे करेंगे, आचरण की सभ्यता नामक जो पाठ है सरदार पूर्ण सिंह जी द्वारा विरचित, बहुत अच्छा निबंध है। और मात्र 6 निबंध लिखने पर भी सरदार पूर्ण सिंह जी हिंदी साहित्य में श्रेष्ठ निबंधकारों में उनकी गणना की जाती है।
उसके बाद आइए, आपने पूरा अध्ययन किया, ये 5वां पाठ शिक्षा का उद्देश्य डॉक्टर संपूर्णानंद जी द्वारा विरचित है। बताइए संपूर्णानंद जी का जन्म कब हुआ था? आपको याद कराए थे ना कि डॉक्टर संपूर्णानंद जी सन 1890 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, 1969 ईस्वी में इनका स्वर्गवास हो गया था। कितने इस बीच में आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, ये सबसे पहले ये गृह मंत्री, वो शिक्षा मंत्री हुए, उसके बाद गृह मंत्री हुए, फिर इसके बाद ये मुख्यमंत्री पद पर भी रहे, और मुख्यमंत्री के साथ साथ फिर बाद में ये राज्यपाल भी रहे राजस्थान के। कितने प्रमुख पदों में। उसके बाद ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय जो बना है बनारस में, जिसे शिक्षा का हब कहा जाता है, पूरे विश्व में अपनी विजय पताका को फहरा रहा है ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय। और उस विश्वविद्यालय में आप सभापति भी रहे हैं। तो कितने श्रेष्ठ उच्च पदों पर आप आसीन रहे डॉक्टर संपूर्णानंद जी। और आपके द्वारा लिखा गया शिक्षा का उद्देश्य बहुत ही विचारात्मक और ये शोधपरक इनका, चूंकि आप गंभीर विषयों के अध्येता रहे हैं, और आपने जो निबंध लिखा है शिक्षा का उद्देश्य, गंभीर तथ्यों को और गहराई में जाकर बहुत डीपली आपका अध्ययन रहा है। आज आपने पुनः आप फिर से समझ लें, शिक्षा के उद्देश्य पाठ पर आधारित कैसे प्रश्न पेपर में पूछे जाएंगे और कैसे वो परीक्षा में उन प्रश्नों के उत्तर आप कैसे देंगे। आइए उसकी तैयारी करते हैं। कुछ अवशेष भाग चूंकि इसके पहले भी आप देख चुके हैं, जो रह गए हैं उनको आप अध्ययन करेंगे। आइए जुड़िए हमारे साथ। ये घ नंबर है, और ये देखिएगा, ये अध्यापक का काम है। पहले इस गद्यांश को पढ़ेंगे। गद्यांश को कैसे पढ़ेंगे, इसको मन लगा करके एक एक शब्द को बहुत अच्छे से रुक रुक करके, बहुत सरसरी तौर पर नहीं, आपको समझना है इसको। अध्यापक का काम है। अध्यापक का क्या काम है भाई? आपको सभी को छोटे छोटे क्वेश्चन आप करते चलिए अपने मन में। वो अपने छात्र में चित्त के एकाग्र करने का अभ्यास डाले। अध्यापक का यही काम है कि वो अपने छात्रों को ऐसा वातावरण और ऐसा रास्ता बताए कि चित्र में एकाग्र करने का अभ्यास डालें। और कैसे अभ्यास कराएंगे बच्चों के लिए, इसको पूरे व्यवस्था, ये काम कौन करेगा? अध्यापक करेगा। चूंकि आप समझ रहे हैं ना, छात्र जब होता है, जब आप क्लास में होते हैं, तो ये अवस्था ही ऐसी होती है कि चंचल होता है, एक जगह स्थिर नहीं रह पाते हैं, कभी इधर कभी उधर, और नाना प्रकार के विचार आपके अंदर आते रहते हैं। और बहुत से यार दोस्तों से आपके मतलब दोस्त हो जाते हैं, जिनके बातचीत करने में उनका पूरा समय निकल जाता है। आप रास्ता भटक जाते हैं कि आए थे स्कूल में पढ़ने के लिए और कहीं का कुछ करने लगते हैं। इसलिए यहाँ पर अध्यापक का काम क्या बताया गया है कि अपने छात्र में चित्त को एकाग्र करने के लिए, चाहे मुहावरा है, लोकोक्तियाँ हैं और लघु कथाएं हैं, इनका भी बीच बीच में प्रयोग करना पड़ता है। और आपके चित्त को अपनी ओर आकर्षित करना है, एकाग्रता, और पाठ्य विषय से जोड़ना है। कहाँ से जोड़ना है? पाठ्य विषय पर, जो विषय सब्जेक्ट है उस पर आपको जोड़ना होता है। एकाग्रता ही आत्मा साक्षात्कार की कुंजी है। बहुत अच्छा, देखिएगा वाक्य है किसकी? एकाग्रता क्या है? एकाग्रता क्या है? प्रश्न आपसे किया गया है। एकाग्रता ही आत्म साक्षात्कार की कुंजी है। अरे दूसरा प्रश्न इसी से निकल आया, देखिएगा, आत्म साक्षात्कार की कुंजी क्या है? अपने स्वयं से ये प्रश्न करना पड़ता है जब आप पढ़ेंगे, तभी ना। आत्म साक्षात्कार क्या है, मतलब आत्म साक्षात्कार किसकी कुंजी है? तो आप बताएंगे एकाग्रता की कुंजी है। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों, इस पूरे वाक्य को, अगला क्या है, एकाग्रता का उपाय क्या है? देखिएगा, एकाग्रता का उपाय ये है। क्या उपाय भैया? कि छात्र में मैत्री। अब देखिएगा, एकाग्रता का उपाय करने के लिए क्या है? छात्र में मैत्री, करुणा, मुदिता, ये करुणा, मैत्री, मित्रता करना। करुणा कैसे कैसे, कितने किन किन लोगों से आपको मित्रता करनी है? क्या आपके सामने जो लोग मुस्कुरा करके बातें करते हैं, इतरा करके बातें करते हैं, वही आपके अच्छे मित्र हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको ठगी कर रहे हो आपके साथ? और करुणा, करुणा माने होता है दया। जब किसी के दुख को देख करके आपका हृदय द्रवित होता है, तो करुणा का भाव जागृत होता है। और ऐसी स्थिति में हर बच्चे के अंदर कि हमें सभी लोगों को, प्राणी मात्र की हमें सेवा करना चाहिए, प्राणी मात्र को कष्ट पहुंचाने से पहले हमको कैसा अनुभव होना चाहिए, इस पर ये करुणा का भाव जागृत होता है। यहाँ पर उनको बताना है करुणा क्या होती है।
मुदिता, मुदिता मतलब आनंदित होना। कैसे आप दूसरे के दुःख को देख कर के खुशी होते हैं, जो आज के परिवेश से यही कटुता का कारण बनती है, हमारे संघर्ष का कारण बनती चली जा रही है। और इसके लिए आपको आनंदित होना चाहिए। हर वस्तुओं का सम्मान करिएगा। वस्तुओं फूल को आप देख रहे हैं, दूर से उसको सुंदर देख कर के आप प्रसन्नता को अनुभव करिएगा, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि उस फूल को तोड़ कर के जेब में ही रख लिया जाए, उसको नष्ट कर दिया जाए और उपेक्षा का भाव उत्पन्न किया जाए। क्या किया जाए? देखिए, मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा का भाव। उपेक्षा क्या होता है भई? उपेक्षा का तात्पर्य होता है कि कुछ क्षेत्रों से आपको अलग रहना है, उपेक्षित करना है, उनसे बचना है, का भाव उत्पन्न किया जाए और उसे निष्काम कर्म में प्रवृत्त किया जाए। लेखक का तात्पर्य है कि छात्र को निष्काम कर्म करते रहिएगा। निष्काम कर्म का मतलब होता है निष्काम, निधन काम, निष्काम अर्थात काम से रहित। आप जो भी काम करिएगा उसको मन से करिएगा, लेकिन उसमें इस पूरी तरह से लिप्त मत हो जाइएगा और कर्म करने की आदत डाली जाए, प्रवृत्त किया जाए, आपको संलग्न किया जाए। दूसरे के सुख को देख करके सुखी होना चाहिए। देखिएगा लेखक ने यहाँ पर कैसे आपको शिक्षा दी गई है इस पाठ के माध्यम से कि दूसरे के सुख को देखकर दुखी सुखी होना चाहिए और मैत्री और दुख, देखिए मैत्री और दुख देख करके दुखी होना और करुणा है, क्या है? मैत्री और दुख देख करके दुखी होना चाहिए, करुणा है, यही करुणा है। जब आप दूसरों के दुख को देखकर दुखी होते हैं ना, तो वही करुणा का भाव है। किसी को अच्छा काम करते देख करके प्रसन्न हो, मुदिता मतलब प्रसन्न होना चाहिए। समझ आया कि नहीं? आपके अंदर भी होना चाहिए कि भई मान लीजिए कोई बुजुर्ग रास्ता नहीं पार कर पा रहा है, तो कोई बच्चा अगर उसका बूढ़े का, बुजुर्ग का हाथ पकड़ के और रास्ता पार करा देता है, तो आप उस कार्य को जब देखते हैं तो आपके अंदर भी ये भाव आना चाहिए, आपको खुशी होनी चाहिए कि आप बहुत अच्छा काम किया और हम भी मतलब अपने से बड़ों का सम्मान करेंगे और उन्हें कैसे रास्ता पास कराना है या किसी की सेवा करना है। मान लीजिए कोई बुजुर्ग व्यक्ति है, उसका कहीं चश्मा गिर गया, अंधेरे में ढूंढ नहीं पा रहा, तो आप उसको ढूंढ करके दे देंगे। इसमें आपको खुशी का अनुभव होना चाहिए और उसको प्रोत्साहन करना, यही मुदिता है। उसको क्या है, अच्छे काम को जो प्रोत्साहन दिया जाता है, खुशी व्यक्त की जाती है, तो उसको जैसे कि आपने मुदिता का तात्पर्य देखिए, मुदिता का अर्थ यहाँ पर लेखक ने अपने स्वतः स्पष्ट कर दिया है कि मुदिता माने क्या होता है कि जब आप मान लीजिए किसी बच्चे ने अच्छा कार्य किया है कि साइकिल से चले जा रहे हैं, कोई गिर गया है, उसको सहयोग कर दीजिए, उसे उठा करके दूसरा व्यक्ति रख रहा है, उसको संभाल रहा है, तो आप उसको हतोत्साहित ना करें, आप उसे ये ना कहें कि कहाँ तुम बवाल में फंस गए। आप उससे कहिए प्रोत्साहन कि आपने बहुत अच्छा काम किया है और हम सभी को ये काम करना चाहिए। उसको उत्साहित करिए, उसको प्रोत्साहन दीजिएगा, ठीक है? और दुष्कर्म का विरोध करते हुए, दुष्कर्म का विरोध करना चाहिएगा। कभी भी किसी पर अत्याचार कोई व्यक्ति कर रहा हो तो उसका हमेशा उसको विरोध करना चाहिए और ये अपनी बात को स्पष्ट कहना चाहिए कि आप गलत करते हैं। और अनिष्टकारी से शत्रुता न करना उपेक्षा है। जो अनिष्टकारी है, अनिष्टकारी मतलब जो नुकसान पहुंचाने वाला है, उससे कभी शत्रुता नहीं करना चाहिए। ये उपेक्षा, उससे बचना चाहिए। हमेशा उससे दुश्मनी का भाव रखने से बचना चाहिए और कोई न कोई ऐसा वातावरण स्पष्ट मतलब करना चाहिए, ऐसा वातावरण उत्पन्न होना चाहिए जिससे कि अनिष्टकारी के मन में भी ये भाव उत्पन्न हो कि मैं जो कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ। ज्यों-ज्यों ये भाव जागते जाएँगे विद्यार्थी के अंदर, त्यों ही त्यों लेखक का मानना है जैसे-जैसे आपके अंदर ऐसे भाव जागृत होते जाएँगे इस समाज में, वैसे-वैसे ही लोगों के मन से ईर्ष्या और द्वेष की भावना की कमी होती जाएगी और जैसे-जैसे ईर्ष्या और द्वेष की कमी होती जाएगी, वैसे आपसी लड़ाई झगड़े और द्वेष की भावना कम हो जाएगी। ये निष्काम कर्म भी राग द्वेष को नष्ट करता है। लेखक ने बहुत अच्छी बताई है कि निष्काम जो होता है ना, निष्काम जो कर्म करते हैं, काम करते हैं, इससे भी राग द्वेष नष्ट होता है। और देखिएगा पूरे गद्यांश को आपने अध्ययन किया है। अब आइए इस पाठ पर आधारित आपसे प्रश्न कैसे पेपर में पूछे जाएंगे, उन प्रश्नों को आप समझिए। पहला प्रश्न आपसे पूछा जाता है, इसको ध्यान से सुनिएगा। उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए या गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम बताइए, लिखिए। तो आप क्या बताएंगे, संदर्भ कैसे लिखेंगे? आप संदर्भ अपने मन में संजो लीजिएगा और समझ लीजिएगा। पाठ का नाम क्या है ये भी आप समझ लीजिएगा। अध्यापक का भाई शिक्षा का साक्षात्कार देखिएगा, यहाँ पर दिया है शिक्षा के बारे में ही बताया गया है। तो ये अध्यापक का काम क्या है, शिक्षा देना। और शिक्षा देना अगर है देखिएगा, या तो पाठ का नाम जो होता है ना पूरे से भाव रूप में
या उसमें उन शब्द से अपने आप ही आ जाते हैं। तो यहाँ पर अध्यापक का काम क्या है? शिक्षा देना है, कैसे करना है, शिक्षा के ये पाठ का नाम अपने आप आ जाता है कि हाँ, ये शिक्षा का उद्देश्य नामक पाठ से लिया गया है। अध्यापक क्या काम करता है? शिक्षा देता है। तो शिक्षा के कैसे देना है, शिक्षा का क्या उपयोग है, कैसे, इसके बारे में, शिक्षा के बारे में अगर दिया गया है ये पूरा पाठ, तो निश्चय ही ये आपको, ये छात्र जैसे आया है। और ये छात्र कहाँ पर होता है? शिक्षालय में। तो अध्यापक और शिक्षा कई मंदिर में होते हैं क्या? कौन से मंदिर में होते हैं? शिक्षालय रूपी मंदिर में, जहाँ पर विद्यालय, जिसको शिक्षालय कहते हैं। चलिए, आप देखिएगा, दूसरा पाठ है, प्रश्न है आपसे, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। दूसरा, ये जो रेखांकित अंश है, इतने की आपको व्याख्या करनी है। आप अपना उत्तर समझ लीजिएगा। दूसरा प्रश्न, मतलब तीसरा प्रश्न आपसे, गद्यांश के अनुसार अध्यापक का प्रमुख कर्तव्य क्या है? भैया, अध्यापक का प्रमुख काम या कर्तव्य क्या है, ये आपको बताना है, इसको लिखना है आपको। तीसरा प्रश्न उत्तर आप तैयार कर लीजिए। चौथा प्रश्न ध्यान से सुनिएगा। चौथा प्रश्न आपके लिए है, आत्म साक्षात्कार की कुंजी क्या है? ये आपको बताना है। ये आत्म साक्षात्कार की, देखिए, आत्म साक्षात्कार की कुंजी क्या है? ये प्रश्न आपसे पूछा गया है, तो वो क्या है आपको बताना है। अगला देखिएगा, पांचवा और अंतिम प्रश्न, गद्यांश के अनुसार करुणा क्या है? करुणा किसे कहते हैं? इस करुणा का भाव क्या है, करुणा का अर्थ क्या है, उसे आप बताना है। तो आपको याद रखना है कि करुणा क्या है, ये आपके इसमें दिया गया है, उसको उत्तर आपको इसी से ढूंढ करके देना है। तो ये पांचों प्रश्नों के उत्तर आप अपने मन में बैठा लिए होंगे, सोच लिए होंगे। अच्छी बात है। आइए, जो प्रश्न आपने से पूछे गए हैं, इन प्रश्नों के उत्तर आप कॉपी में, अपने उत्तर पुस्तिका में कैसे लिखेंगे? देखिएगा, आप सबसे पहले उत्तर डालिएगा और पहला प्रश्न का ये आप दर्शा दीजिएगा, फर्स्ट नंबर। उसके बाद हेडिंग डालिए, संदर्भ। और संदर्भ जब आप ये हेडिंग डाल करके इस प्रकार से हाईलाइट करते हैं, और बढ़िया सुंदर सुंदर शब्दों में, बहुत बार बार कटिंग नहीं करना चाहिएगा। देखिए, जब आप लिखिए तो बहुत जरूरी नहीं कि बहुत स्पीड के साथ लिखिए, थोड़ा लिखिए, सही लिखिए, गंदा ना करिए उसको। और अपनी राइटिंग पर विशेष ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा ऐसा लिखिए जो हर व्यक्ति, एग्जामिनर आसानी से उसको पढ़ सके। और ये कई बच्चे होते हैं, ऐसा लिख देते हैं कि ना प्रश्न नंबर डालते हैं कायदे से, ना उसका उत्तर लिखते हैं कि कौन सा, जैसे प्रश्न नंबर आप डालिए तो खंड का कौन सा है, और ये कौन सा प्रश्न है। प्रश्न का में भी आपको, जैसे ये खंड, ये आपको खंड का प्रश्न नंबर एक, जैसे आपको दिया, प्रश्न नंबर 2 दिया गया है, प्रश्न नंबर 2 का ये घ नंबर डाला यहाँ पर पड़ा हुआ है। तो घ नंबर पर इसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये 5 प्रश्न आपसे किए गए हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर उत्तर भी देते समय सावधान रहें। आप देखिएगा, उत्तर लिखा, उत्तर फर्स्ट नंबर आपने लिखा, उसके बाद आप संदर्भ हेडिंग डाला है, क्या पूछा गया, हेडिंग डालिए, फिर लिखिए संदर्भ। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित शिक्षा का उद्देश्य क्या है? शिक्षा का उद्देश्य नामक पाठ या शीर्षक से उद्धृत है। इसके लेखक कौन है? नाम लिखिएगा, डॉक्टर संपूर्णानंद। अब देखिए, इन दोनों चीजों को आप हाईलाइट, देखिए सिंगल इन्वर्टेड के अंतर्गत दोनों बंद किए गए हैं। तो आप, हमारा और आपका दायित्व बनता है कि आप इसको हाईलाइट करिए, अंडरलाइन करिए, ताकि दूर से ही, जैसे ही एग्जामिनर उसको पढ़ना शुरू करे, सबसे पहले उसकी निगाह वहां जाए और वो आंसर का प्रमुख उत्तर जान करके तुरंत तो आपको 2 नंबर देंगे। इसमें आपको 2 नंबर मिलेगा। चलिए, ये रेखांकित अंश की व्याख्या आपने जरूर, इसकी व्याख्या समझ ली होगी, आपको बताया भी गया, संकेत भी किया गया। निश्चय इस दूसरे प्रश्न का उत्तर आइए मिलान करें, आगे दिया गया, देखिएगा। ये दूसरे रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिएगा। दूसरा है, कैसे आप, दूसरा लिखा गया और इसके आगे लिखा आपने, हेडिंग क्या डाली है? देखिए, पहले हेडिंग क्या डाली है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिएगा। आपको भी अपनी उत्तर पुस्तिका में रेखांकित अंश की व्याख्या, हेडिंग डालना पड़ेगा। और हेडिंग डाल करके उसको पॉइंट आउट लिख करके, और तब आप लिखेंगे लेखक के अनुसार। किसके अनुसार? आप नहीं कह रहे हैं लेखक ने गद्यांश में क्या लिखा है, उसको कह रहे हैं लेखक के अनुसार। अध्यापक का क्या कर्तव्य है, क्या कर्म है, क्या दायित्व है कि वो छात्र में एकाग्रता का गुण उत्पन्न करे, क्योंकि चित्त की एकाग्रता से ही आत्म साक्षात्कार संभव है। एकाग्रता से ही आत्म साक्षात्कार संभव है। जब तक आप एकाग्रता, मन की एकाग्रता नहीं होगी, तब तक आप का आत्म साक्षात्कार, अर्थात आत्मा में क्या भाव है, आत्मा क्या सोच रही है, क्या दर्शन कर रही है, क्या विचार है आपके, वो आपके स्पष्ट नहीं हो पाएंगे।
जब छात्र दूसरे के सुख को देखकर सुखी होने लगे, देखिएगा कहाँ पर आपको लेखक ने क्या स्पष्ट किया था, जब छात्र दूसरे के सुख को देखकर सुखी होने लगे तो समझना चाहिए कि उसमें मैत्री भाव उत्पन्न हो गया है। कौन सा भाव? मित्रता का भाव उत्पन्न हो गया है। और जब दूसरे के दुख को देखकर दुखी होने लगे तो ये मान लेना कि उसमें करुणा का भाव उत्पन्न हो गया है। किसका भाव? करुणा का। बहुत सरल ढंग से देखिए आप व्याख्या कर रहे हैं। और जब वो दूसरे के अच्छे कार्यों की प्रशंसा या देखकर प्रसन्नता के साथ साथ उसको प्रोत्साहित करने लगे, उसको समझाने लगे कि वास्तव में आपने बहुत अच्छा काम किया है, हम सभी को लिए ये अनुकरणीय है और हम सभी को ये काम करना चाहिए, कि उसमें एकाग्रता प्रसन्नता का भाव उत्पन्न हो गया। आपको ये समझ लेना चाहिए कि उसमें प्रसन्नता का मुदिता का भाव उत्पन्न हो गया है। और जब वो किसी दुष्ट व्यक्ति के बुरे कामों का विरोध करता है, किसके? जब कोई अनिष्टकारी जो व्यक्ति होता है, दुष्ट व्यक्ति जो होता है, जो दूसरे के कामों में बाधा पहुंचाता है, जो दूसरों को नुकसान पहुंचाता है, दूसरों को दुखी करता है, तो उसके कामों का विरोध करते हुए दुष्ट व्यक्ति से शत्रुता न करे। दुष्ट व्यक्ति से शत्रुता न करे, अर्थात दुष्ट व्यक्ति से कभी भी हमें लड़ाई झगड़ा या शत्रुता का भाव नहीं रखना चाहिए, न करें तो समझना चाहिए कि उसमें उपेक्षा का भाव उत्पन्न हो गया है। ये उपेक्षा है, बचना है। अगर आप दुष्ट व्यक्ति से उलझेंगे तो वो आपको उलझा देगा और आप अपने रास्ते से भटक जाएंगे और वो अपने मंसूबों उसके सफल होंगे। जो चाहता है वही होगा। इसलिए आप अपनी फील्ड में बने रहें, दूसरे की फील्ड में जा करके लड़ने की आवश्यकता नहीं है। आइए, वैसे वैसे उसके मन से धीरे धीरे उसके मन से क्या होगा? छात्र के मन से ईर्ष्या और द्वेष की भावना कम होती जाती है और ऐसी स्थिति में उसमें एकाग्रता उत्पन्न होती जाती है और एकाग्रता उत्पन्न होने पर ही उसे आत्म साक्षात्कार हो सकता है। जब एकाग्रता उत्पन्न होती है आपके अंदर, तभी आत्म साक्षात्कार, अर्थात आप अंतरात्मा के भाव को समझ सकते हैं, अंतरात्मा के दर्शन कर सकते हैं। और जैसे ही आप अंतरात्मा के दर्शन कर लेते हैं, अपने उद्देश्य को, आत्मा के उद्देश्य को, आत्मा के संकेत को, उसे ही आत्म साक्षात्कार कहते हैं। ठीक है, ये आपने व्याख्या किया, बहुत अच्छे मार्मिक ढंग से आपने की गई है और इसको आप अपने इसमें कैसे व्याख्या करते हैं उसको सीखें और इसको पढ़ें और स्थान दें। ठीक है, अब आइएगा तीसरे प्रश्न का उत्तर आप मिलान कर लीजिए। अध्यापक का मुख्य कर्तव्य क्या है? आपसे पूछा गया था, अध्यापक का मुख्य कर्तव्य छात्र में चित्त की एकाग्रता का गुण उत्पन्न करें। ये प्रमुख उत्तर है इसका, एकाग्रता का गुण उत्पन्न करें। आपको 2 नंबर इसके मिलेंगे, 2 नंबर इस व्याख्या के हो गया और 2 नंबर मिले थे संदर्भ लिखने के। आइए, और चौथा प्रश्न आपसे जो किया गया था कि एकाग्रता आत्मा के साक्षात्कार की कुंजी क्या है, तो आप क्या बताएंगे? एकाग्रता ही आत्मा साक्षात्कार की कुंजी है। एकाग्रता ही आत्म साक्षात्कार की कुंजी है। अब ये साक्षात्कार आप ध्यान रखेंगे, दूसरे के दुख को देखकर दुखी होना ही क्या है? दूसरे के दुख को देखकर ही दुखी होना ही करुणा है। ये करुणा है। अब करुणा क्या होती है इसको आप बता दिया। इस प्रकार से करुणा क्या है, दया क्या है, मुदिता क्या है, इन शब्दों की आपने व्याख्या बहुत अच्छे से समझ ली है और यही स्पष्ट करना ही, यही परिपक्वता कहलाती, यही आपके अंदर मैच्योरिटी लाएगी, आपको सुख और आनंद की अनुभूति लाएगी। और यही पाठ, यही शिक्षा आपको, मतलब आपसे जो प्रश्न पूछे जाते हैं इन्हीं को आप तैयार करते रहते हैं। तो जो आप तैयार करेंगे, जो पढ़ेंगे लिखेंगे, वही धीरे धीरे आप आत्मसात भी करेंगे, अपने में धारण भी करेंगे। तो आइए, अब ऐसे ही जो आपने प्रश्न के उत्तर दिए हैं इसी तरह से अगला गद्यांश लेते हैं। देखिएगा दूसरा, चित्त, ध्यान से इसको पढ़िएगा, चित्त को मन लगा कर पढ़िए। चित्त को क्षुद्र वासनाओं से विरत करने का एक बहुत बड़ा साधन कला है। आपको क्या कला क्या है? कला बताया गया है, चित्त की क्षुद्र जो वासनाएं होती हैं, जो भावनाएं होती हैं, जो इच्छा वासना क्या होती है, जो इच्छा चाह आपकी होती है, चाहत होती है, ये जो बार बार अन्य, कभी पेन चाहिए तो कभी कॉपी चाहिए, कभी साइकिल चाहिए तो कभी मोटरसाइकिल चाहिए, कभी बस, नाना प्रकार इच्छाओं का कभी अंत नहीं होता है। ये जो वासनाएं हैं, इन वासनाओं से विरत करने का, अर्थात इनसे विरत माने अलग करने का जो एक सबसे बड़ा साधन, सबसे बड़ा जो अस्त्र है, जो उपाय है, उसे कला कहते हैं। यही कला है। और काव्य चित्र आदि, देखिए काव्य चित्र
संगीत, मतलब काव्य कला, चित्रकला, संगीत कला, कला में भी बहुत 54 कलाएं हैं, ध्यान रखिएगा। और आदि, मतलब और ये 3 नाम दिए गए हैं, काव्य, चित्र और संगीत। इसके साथ साथ बहुत सी कलाएं, तभी तो आदि शब्द का प्रयोग किया गया। आदि का जिस समय रस मिलता है, क्या मिलता है? रस। उस समय भी शरीर और इंद्रियों के बंधन ढीले पड़ गए होते हैं, क्या होते हैं? कमजोर हो जाते हैं, और चित्त आध्यात्मिक जगत में खिंच जाता है। आपका चित्त जो है आध्यात्मिक जगत में चला जाता है। यही बात प्रकृति के निरीक्षण से भी होती है। जब प्रकृति के निरीक्षण आप करते हैं तो यही बात आपके प्रकृति के निरीक्षण, प्रकृति को देखने से भी आपके अंदर मन में एकाग्रता आती है। तभी लोग कहते हैं कि चलो कुछ भ्रमण कर लेते हैं, कुछ घूम लेते हैं, कुछ जंगल में चले, मन बहलाते हैं एकाग्रता लाने के लिए। प्रकृति का उपयोग निकृष्ट कोटि के काव्य में कामोद्दीपन के लिए भी किया जाता है। हाँ, प्रकृति का उपयोग, जैसे कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहीं पे किया कि श्री रामचंद्र जी जब वन में भ्रमण कर रहे थे अपने भैया के साथ में, लक्ष्मण जी के साथ में, तभी लक्ष्मण जी से रामचंद्र जी से भी कहला दिया है कि ये वसंत ऋतु में ये खिले हुए फूल, ये सुंदर सुंदर जो दृश्य हम देख रहे हैं, ये हमारे कामोद्दीपन भाव को और उद्वेलित कर रहे हैं, हमें बढ़ा रहे हैं। तो ये तो निकृष्ट कोटि का काव्य कहलाता है। परंतु वहाँ शांत रस का भी उद्दीपन करता है, अर्थात वहाँ शांत रस, अर्थात उन्हें एकाग्रता में सुख शांति जो मिलती है, वहाँ पर शांत रस मिल रहा है। अध्यापक का क्या कर्तव्य है? देखिएगा, अध्यापक का दायित्व है, कर्तव्य है कि छात्र में सौंदर्य के प्रति प्रेम उत्पन्न करे। छात्रों में क्या उत्पन्न करे? सौंदर्य के प्रति प्रेम उत्पन्न करे। ये है, स्मरण रखना चाहिए, हमेशा इसको याद रखना चाहिए कि सौंदर्य प्रेम भी निष्काम होता है। सौंदर्य प्रेम क्या होता है? निष्काम होता है। जहाँ पर प्रेम है, सौंदर्यता के प्रति प्रेम का निरूपण किया जाएगा, तो बच्चों में प्रेम की भावना जब विकसित हो जाएगी, तो देश के प्रति प्रेम की भावना है, अपने परिवार के प्रति, अपने प्रदेश के प्रति, अपने कर्तव्य के प्रति जब प्रेम की भावना होगी, निष्काम भाव से उसको करते रहें। और जहाँ तक ये भाव रहता है कि मैं इसका अमुक प्रयोग से, मैं इसका अमुक प्रयोग से, अमुक प्रकार से, क्या कहा कि मैं इसका अमुक प्रकार से प्रयोग करूं, वहां तक उसके कार्य की अनुभूति नहीं होती। लेखक ने बहुत अच्छे शब्दों में व्यक्त किया है, सौंदर्य के प्रत्यक्ष का स्वरूप तो ये है, क्या है? सौंदर्य के प्रत्यक्ष का स्वरूप क्या है? तो ये है कि दृष्टा अपने को भूल करके तन्मय हो जाए। दृष्टा को क्या होना चाहिए? जो दर्शन कर रहा, देख रहा है ना, वो भूल जाए अपने आप को कि मैं क्या हूँ, कैसे हूँ और क्या काम करने के लिए आया हूँ, सब कुछ भूल जाए। वही निष्काम भाव होता है। तो आइए, इन पर जो गद्यांश आपने अध्ययन किया है, इस पाठ गद्यांश पर आधारित आपसे 5 प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न आपसे, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिएगा। कैसे आप संदर्भ लिखेंगे? आप जरूर इसका उत्तर आप संजो लिखिएगा, अपने मन में रखिएगा। दूसरा, आपसे पूछा जाएगा कि पाठ एवं लेखक का नाम लिखिए। तो आप पाठ का नाम और लेखक का नाम भी इसी गद्यांश को पढ़ करके आपको मालूम हो जाना चाहिए। ठीक है, छात्र का क्या कर्तव्य है, अध्यापक का क्या कर्तव्य है, ठीक है, कैसे आपको शिक्षा देनी है। तो शिक्षा का उद्देश्य नामक पाठ से अवतरित है। लेखक डॉक्टर संपूर्णानंद जी हैं। आइए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिएगा। ये रेखांकित अंश की व्याख्या भी आप अपने मन से संजो रखिएगा, इसको आगे बताएंगे। अगला प्रश्न आपसे पूछा जाए, तीसरा, प्रस्तुत अवतरण के अनुसार अध्यापक का क्या कर्तव्य है? तो अध्यापक का क्या कर्तव्य है, इसका आपको देना है इसका उत्तर भी। चलिए, और चौथा प्रश्न है, गद्यांश के अनुसार कला को किसका साधन बताया गया है? हाँ, ये कला जो है, ये कला जो आपको होते हैं ना, काव्य कला, चित्रकला, संगीत कला, नृत्य कला, तो ये सभी कलाएं हैं। और इन कलाओं का, ये कला किसका साधन है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो इनको आपको ध्यान रखिएगा। यह आपको अगला चौथा और अंत, ये 5वां और अंतिम प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, प्रस्तुत गद्यांश में किसके महत्व का प्रतिपादन किया गया? यहाँ पर किसके महत्व को बताया गया? चित्त की एकाग्रता को या निष्काम भाव को? ये आपको स्पष्ट करना है। इसमें आप पढ़ लीजिएगा, फिर से समझ लीजिएगा। और जो आप अपने मन में उत्तर बैठा लिए हैं ना, सोच लिए हैं, उन्हीं का उत्तर आपको हम यहाँ पर दे रहे हैं। आप अपने उत्तरों को फिर से मिलान कर लीजिएगा। प्रस्तुत देखिएगा, संदर्भ कैसे आप उत्तर लिखेंगे अपनी उत्तर पुस्तिका में, आप बढ़िया से हाशिया खींचिएगा, फिर उत्तर लिखिएगा। उसके बाद आप लिखिएगा फर्स्ट नंबर कौन सा, यहाँ पर डाल दीजिए खंड का तीसरे प्रश्न का ये पहला, ठीक, और फर्स्ट नंबर लिखिए, संदर्भ हेडिंग डालिए, फिर आप लिखिए उसको,
आप बच्चे करते क्या है कि वही कहीं काला और नीला का प्रयोग तो करते हैं डिफरेंट का, लेकिन उसको हाईलाइट करना, सुंदर सजाइए, पॉइंट को आउट करिए, ऐसा लगे कि पॉइंट आपने अलग दिख रहा है आपका। तो ये संदर्भ, इस पॉइंट को डालिए। संदर्भ में क्या लिखेंगे? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित शिक्षा का उद्देश्य नामक पाठ शीर्षक से लिया गया है, उद्धृत है। इसके लेखक डॉक्टर संपूर्णानंद जी हैं। और दोनों को आप हाईलाइट करिए, शिक्षा का उद्देश्य और डॉक्टर संपूर्णानंद को हाईलाइट किया। या आपसे पूछा जाएगा पाठ का नाम या लेखक का नाम, तो आप क्या बताएंगे? पाठ का नाम शिक्षा का उद्देश्य, लेखक का नाम डॉक्टर संपूर्णानंद है। तीसरा प्रश्न, ये दूसरा प्रश्न, रेखांकित अंश की व्याख्या पूछी गई थी। कैसे आप व्याख्या करेंगे? यहाँ पर बताया जा रहा है आपको कि प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से लेखक ने ये स्पष्ट किया है। देखिए सभी में आपने ये लिखा है, तो आपको भी लिखना चाहिए ना जब आप रेखांकित अंश की व्याख्या करेंगे, कि निष्काम योग की प्राप्ति के लिए वासनाओं का दमन करना आवश्यक है। दमन आवश्यक, किसका दमन करना है? वासनाओं का दमन करना है। इनको जो बार बार आपके अंदर मन में हमें ये चाहिए, हमें चाहिए, इन वासनाओं को दबाना है। और चित्त को इनसे छुटकारा दिलाने के लिए कला का बहुत बड़ा साधन है। कला का प्रयोग करना चाहिए। चित्रकला, नृत्य कला, डांस कला, कहानी कला, अरे बहुत कथा कला है, इन सभी का आपको प्रयोग करना चाहिए। कला का सबसे बड़ा योगदान है। संसार में अनेक प्रकार के प्रलोभनों से, ये संसार जो होता है नाना प्रकार के प्रलोभनों से भरा हुआ है, और कला इन प्रलोभनों और वासनाओं से मुक्त होने का महत्वपूर्ण साधन है। कला क्या है? इन प्रलोभनों और वासनाओं से मुक्त होने का एक सबसे महत्वपूर्ण साधन है कला। सांसारिक वासनाओं से मुक्त पाने के लिए, जो सांसारिक वस्तुएं हैं और इन वासनाएं जो बार बार आपके, उनका मन भटकता रहता है, कभी इस वस्तु से कभी उस वस्तु से, तो इन भटकने का, इन जो वासनाएं, इनसे मुक्ति पाने के लिए मानव को साहित्य, संगीत, कला और चित्रकला में नाना प्रकार की जो कलाएं हैं, इनमें अपना मन लगाना चाहिए। जिस समय मानव का मन कलाओं में आनंद लेने में तल्लीन हो जाता है, उसमें निमग्न हो जाते हैं, आनंद लेने में डूब जाते हैं, उस समय आप क्षुद्र वासनाओं से हट जाते हैं, आपका मन, और आपका मन एकाग्र हो जाता है। उस समय आपके सारे तनाव समाप्त हो जाते हैं। तो कितना हमें बहुत स्ट्रेस है, तो वो तनाव दूर हो जाता है और हृदय आध्यात्म की ओर उन्मुख हो जाता है। कहाँ चला जाता है? हृदय आध्यात्म की ओर उन्मुख हो जाता है। ये आपने रेखांकित अंश की व्याख्या आपने देखी है, इसको मिलान कर लीजिएगा और ऐसे ही आप करें, लिखेंगे भी। चलिए, इसके बाद तीसरा प्रश्न कैसे डालेंगे आप देखिएगा। थर्ड, ये आपने डाला था ना घ नंबर का, ये थर्ड आप कैसे लिखेंगे? और फिर यहाँ पर देखिएगा, प्रस्तुत अवतरण के अनुसार कर्तव्य, अध्यापक का कर्तव्य, ये देखिएगा प्रस्तुत अवतरण के अनुसार या गद्यांश के अनुसार आपको लिखना पड़ेगा। और अध्यापक का कर्तव्य है, किसका कर्तव्य है? अध्यापक का, कि छात्र में सौंदर्य के प्रति प्रेम उत्पन्न करें। किसके प्रति? छात्र को सौंदर्य के प्रति प्रेम उत्पन्न करें। चित्त को क्षुद्र वासनाओं से विरत करने का एक बहुत बड़ा साधन, चित्त को क्षुद्र वासनाओं से अलग करने का सबसे बड़ा साधन क्या है? कला को बताया गया है। आप इसको चौथा प्रश्न और पांचवें प्रश्न को आप मिलान करेंगे। प्रस्तुत गद्यांश में परमानंद की प्राप्ति में प्राकृतिक सौंदर्य के महत्व को प्रतिपादित किया गया है। परमानंद की प्राप्ति में क्या सहायक है? तो आप बताएंगे प्राकृतिक सौंदर्य के महत्व को प्रतिपादित किया गया है। यही भाव है, यही आशय है, यही मतलब है इस गद्यांश को जो आपको बताया गया था। इस प्रकार से आपने 5 प्रश्नों के उत्तर दिए। कितने प्रश्नों के? 5 प्रश्नों के उत्तर दिए, और प्रत्येक प्रश्न में आपको 2 नंबर मिलेंगे, अर्थात पूरे में ये आपको एक जो आपने दिया गद्यांश पर आधारित 5 प्रश्न, उन सभी के आपको 10 नंबर मिलेंगे। और कैसे कैसे लिखेंगे पेपर में, कैसे उत्तर पुस्तिका में आप सजाएंगे, इसको सजाना सीखिए, लिखना सीखिए, ऐसे ही आपको लिखना है। चलिए, और जो आपने अभी तक अध्ययन किया है, देखिएगा आप, अभी हमारी जो सरकार है ना, ये कोरोना महामारी से बचने के लिए, आप सभी को सुरक्षित रखने के लिए कि घर पर रहें, और जिन बच्चों के पास मान लीजिए आपको वीडियो नहीं मिल पा रही, साधन नहीं मिल पा रहा है, आपको पास टीवी अगर घर पे है तो वहाँ पर प्रभा चैनल है, मोबाइल में भी प्रभा चैनल चल रहे हैं। उस प्रभा चैनल में आपको 11 बजे से लेकर के जो 1 बजे तक, और इधर फिर आपको शाम 4:30 बजे से लेकर के 6 बजे तक आपको पढ़ाया जाता है। उसमें भी पढ़ें, उसका लाभ लें, और उसका जो शेड्यूल है ना, वो हमने व्हाट्सएप के माध्यम से आपके पास भेज दिया है। और जिस बच्चे को नहीं समझ में आता है वो पुनः फ़ोन करके पूछ ले, समझा देंगे, आपको बताएंगे, समझाएंगे, सरकार की ये है। तो प्यारे बच्चों, हमें कहा नहीं जाता कि हमेशा, कबीरदास जी ने क्या कहा था, ये
क्यों ठगनी तूने ना झमकावे। इन्हीं वासनाओं से विरत करने के लिए क्या कहता है आनंद के लिए, आपको बताते हैं कवि कि क्यों ठगनी तूने ना झमकावे, ये कबीरा तेरो हाथ नावे। और कबीर दास की उल्टी पानी और बरसे कम्बल भीगे पानी। क्या बताया था कि बरसे कम्बल भीगे पानी। आपको देखिएगा नृत्य कला, संगीत कला और ये कहानी और चुटकुले जो दिए जाते हैं, कभी पहेलियां जो दी जाती हैं, ये आपके मन को एकाग्र करने के लिए दी जाती हैं। आप खेलने जाते हैं, ये भी आपकी चित्त की एकाग्रता को स्थिर करते हैं। जो आप नाना प्रकार की वासनाओं में पढ़ करके और हमारा मन दुखित होता है, व्यथित होता है, तनाव में रहता है, उससे बचने का ही यही एक साधन है कला। हो जाए कि नहीं, इस कला का उपयोग करना चाहिए। तभी तो आपको मुदिता के लिए, आपका गुण अपनाने के लिए कहा गया है। तो आइए चलते हैं, एक गद्यांश और लेते हैं और उस गद्यांश का हम लोग अध्ययन कर लेते हैं। ये अच्छा, यहीं से समाप्त हो गया। चलिए, बहुत अच्छा रहा। आपके 3 गद्यांश पूरे हो गए और तीनों गद्यांश पर आधारित आपसे प्रश्न उत्तर किए गए हैं, बताए गए हैं और इनको पूरे मन से तैयार कर लीजिएगा। अपनी कॉपी में, नोटबुक में ज़रूर लिख लें, ताकि परीक्षा में आपको लिखने का और लिख कर के आप जैसे ही विद्यालय ऑफलाइन खुलता है, आप हमें दिखा दें, अध्यापक को दिखा दें कि कैसे हेडिंग डालते हैं, कैसे प्रश्न को सजाते हैं। जानते हैं ना, जिस तरह से अपने को सुंदर दिखने के लिए, दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए आप बढ़िया से कपड़े पहनते हैं, अपने बालों को रख रखाव, दांतों का रख रखाव और बढ़िया अपने अच्छे सभ्य लड़के बनकर निकलते हैं। उसी तरीके से कॉपी की में जो उत्तर आप लिखें, एग्जामिनर आपके प्रश्न को दिए गए इस उत्तर को देख करके आकर्षित हो जाए, वाह वाह करने, वाह बहुत अच्छा लिखा है, तो उसी से खुश होकर के, वो प्रसन्न होकर के आपको पूरे के पूरे नंबर दे देगा। समझा कि नहीं, एक भी नंबर नहीं कटेगा। इसलिए बहुत अच्छे से उसको सजाना चाहिए और लिखने में कभी कंजूसी नहीं करना चाहिए। बहुत भद्दा और गंदे जब आप देख लेते ना कोई गंदा दृश्य, तो आप उसे मन भनक जाता है, आप उस कोई चीज़ अगर मांग रहा है तो उसको आप नहीं देते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर भी है, अध्यापक एग्जामिनर अगर आपके इस दिए गए उत्तर से प्रसन्न हो जाता है, खुश हो जाता है कि बहुत अच्छा सजा करके सिस्टमेटिक ढंग से अच्छे से आपने लिखा है, तो निश्चय ही पूरी की पूरी नंबर देंगे, का एक नंबर भी आपका काटेंगे नहीं, सावधान रहेंगे इसलिए, ठीक है। और आपका जो प्रमुख उद्देश्य है, इस शिक्षा के उद्देश्य के माध्यम से आप ढूंढिए इसमें, और बताए भी गए हैं, ऐसे ही प्रश्न आते हैं और इन प्रश्नों की परीक्षा की अपनी तैयारी करेंगे, ठीक है। और इसी के साथ अब अगला पाठ जो आपको मिलेगा ना, था तो घुमक्कड़ जिज्ञासा, हाँ उसको आप पढ़ करके आइएगा और उसमें जो जीवन परिचय उनका दिया गया अगला नया पाठ होगा, उसके आप लोग घर से तैयारी करके आएंगे और हम फिर मिलेंगे अगले दिन। तब तक आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें, प्रसन्न रहें। और साथ ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आप ध्यान से सुन लीजिएगा, वीडियो जब आप देखते हैं ना, तो उसमें एक छोटा सा गोला बना होता है ऊपर ना, उसमें आई का निशान लिखा होता है। उस आई के निशान को जैसे ही आप क्लिक करेंगे, तो इस पाठ पर आधारित कितने इस चैप्टर पर वीडियो बनी है, कितने लेक्चर हैं, वो अपने आप को मिल जाएंगे। और सभी का आप अध्ययन करिएगा, वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर कहीं कमी नज़र आती है तो ज़रूर हमें बताइए कि सर इस वीडियो में ये कमी है, आपने यहाँ पर ये नहीं बताया है, तभी तो हम उसको दूर करेंगे। आप हमारी कमियों को नहीं बताएंगे तो हम कैसे दूर करेंगे। और बेटा, वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है, अगर आप नहीं देखेंगे ना तो हमें भी फिर क्या, हम बेकार में ये मेहनत कर रहे हैं। ऊसर बीज बहे फल जता, जैसे नहीं कहते कि ऊसर में बीज बोने से कोई लाभ नहीं होता है, तो हम क्यों ऐसे मेहनत कर रहे हैं ना। जानते हैं कितनी मेहनत पड़ती है, वीडियो को बनाने में भी मेहनत करती है, इसकी एडिटिंग करना है, इसकी पीडीएफ बनाना है, इसको कैसे सजाना है, ये सब हमें भी तो टाइम लगता है, ये 1 मिनट में नहीं हो जाता है, इसकी तैयारी करनी पड़ती है। इसलिए आप सभी से अपेक्षा करता हूँ कि इन वीडियो को मन लगा के देखें और जहाँ कहीं कमी नज़र आए ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, हमें बताएं। और इसकी पीडीएफ आपको वीडियो के नीचे जब आप देखेंगे ना, उसके नीचे लिखा होगा पीडीएफ दी गई है, तो उस पीडीएफ पर जब आप क्लिक करेंगे तो पूरी पीडीएफ निकल आएगी और उसी से आप अपने रजिस्टर में आप नोट तैयार कर लीजिएगा। हाँ, बहुत आसान है, ठीक। तो आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें, प्रसन्न रहें। धन्यवाद आपको, नमस्कार।